Hello, good morning, students. Students, in the last class, we have discussed about central bank and its function. And in today's class, we are going to start the new topic of the same chapter. तो basically जो हमारा topic है that is measures to control money supply. दैट मीन्स इस टॉपिक का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर हमारी कंट्री के अंदर ना मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स सिंपल टर्म में बोले तो लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो उस पैसे को ना कम कैसे किया जाए, या अगर पैसा मनी सप्लाई कम है तो उसको ज़्यादा कैसे किया जाए। तो इसकी जो पॉलिसीज़ होती है ना वो बेसिकली सेंट्रल बैंक बनाता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कैसे करना है एंड मनी सप्लाई को डिक्रीज़ कैसे करना है। तो उसके लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं या मेजर्स बोल सकते हैं, उनको यूज़ करता है। तो बेसिकली दो मेजर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर और एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमसे क्वांटिटेटिव पूछा गया है तो हम लोग क्वांटिटेटिव को ही एक्सप्लेन करेंगे, अगर क्वालिटेटिव पूछा गया है तो क्वालिटेटिव को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मेजर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव है जिसके अंदर टोटल 5 मेजर्स आते हैं। क्वालिटेटिव में एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट, और भी 2 होते हैं पर अभी फ़िलहाल शायद वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ही पढ़ना है। ओके, क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास आता है सबसे पहला बैंक रेट, सेकंड इज रेपो रेट, थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट, देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके बाद आता है लीगल रिजर्व रेशियो, या हम लोग इसको लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। जो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मनी क्रिएशन वाली वीडियो में किया था LRR, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। LRR के अंदर 2 टाइप के रिजर्व्स आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं CRR, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, एंड दूसरा होता है SLR, SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऐसे ही क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर हमारा एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली आज हम लोग इन सारे के सारे मेजर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना दैट इज़ बैंक रेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बैंक रेट का मीनिंग क्या होता है। बैंक रेट का मीनिंग होता है द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। इसका मतलब जिस रेट से एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो लोन प्रोवाइड कराता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। दैट मीन्स अगर ये हमारा सेंट्रल बैंक है जिस रेट से लोन प्रोवाइड करा रहा है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक से किसको लोन मिलता है, कॉमर्शियल बैंक से लोन जाता है पब्लिक के पास। ये प्रोसेस हमारा होता है। तो जिस रेट से सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट। इस टॉपिक में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि कब बैंक रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा, कब बैंक रेट को डिक्रीज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारी कंट्री के अंदर ना अभी मनी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास एक्सेस पैसा है, इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर आ रहा है, तो डिमांड एग्रीगेट डिमांड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मान लो कि अभी प्रेजेंट में फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक को मान लो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा प्रोवाइड किया, कॉमर्शियल बैंक ने अपना कुछ प्रॉफिट ऐड किया और उसने जनरल पब्लिक को मान लो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा क्रेडिट प्रोवाइड किया। अब कंट्री के अंदर क्या है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसलिए डिमांड ज़्यादा है। मनी सप्लाई को हमें क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो सेंट्रल बैंक उस केस में क्या करता है, वो अपने इस रेट को इंक्रीज़ करता है। मान लो उसने इसको इंक्रीज़ करके कर दिया 6% फॉर एग्जांपल। वैसे इसमें बहुत मिनिमम सा चेंज आता है, 0.25% या 0.15% ऐसे चेंजेस आते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल की आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। मान लो सेंट्रल बैंक ने 4% को इंक्रीज़ करके कर दिया 6%। उस केस में क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक भी अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए मान लो उसने इसको इंक्रीज़ करके कर दिया 9%। तो अब इस केस में जब पब्लिक को लगेगा कि उनको ना क्रेडिट के बदले कॉमर्शियल बैंक से जो उनको क्रेडिट मिल रहा है उसके बदले उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट रेट उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो जनरल पब्लिक होगी ना ये डिस्करेज होगी मार्केट से क्रेडिट लेने के लिए। दैट मीन्स अगर हम लोग सिंपल टर्म में बोलें तो जब हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, तो उसको क्या करना है, कम करना है। तो जब मनी सप्लाई को कम करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस बैंक रेट को ना वो बेटा बैंक रेट को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। जब मनी सप्लाई कंट्री के अंदर ज़्यादा है तो बैंक रेट को भी ज़्यादा कर दिया जाता है। ज़्यादा करने से क्या होगा कि जो मेन इम्पैक्ट है वो जनरल पब्लिक के ऊपर आएगा, क्रेडिट लेना उनके लिए कॉस्टलियर हो जाएगा, तो वो डिस्करेज होंगे मार्केट से क्रेडिट लेने के।
ठीक है। एंड अगर इसका उल्टा मनी सप्लाई अगर कंट्री के अंदर कम है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, उस केस में जो प्रोसेस है वो उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने उसको 4 की जगह 2% कर दिया, तो कमर्शियल बैंक को भी अपना जो रेट है वो कम करना पड़ेगा। मान लो इन्होंने 4% कर दिया, तो उस केस में लोग ज़्यादा क्रेडिट लेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है। तो अगर कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्या है, कम है, तो उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो बैंक रेट को सेंट्रल बैंक क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि बैंक रेट के डिक्रीज करने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक भी अपना रेट डिक्रीज करेंगे, तो जनरल पब्लिक को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बैंक रेट के थ्रू जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज रेपो रेट। सेकंड हमारे पास आएगा रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस ना एकदम सेम होता है। जो हमारा बैंक रेट था वो हम लोगों ने जो उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमें पता लगा था कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी प्रोवाइड करा रहा है, क्रेडिट प्रोवाइड करा रहा है। रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट इज जस्ट लाइक द बैंक रेट, लेकिन जो छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है वो क्या है कि रेपो रेट में जो लोन कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक, वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। कि रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री lends money to commercial bank for short term needs। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है कमर्शियल बैंक को, या जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। बाकी जो इसमें प्रोसेस है वो एकदम सेम रहेगा कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है उसको कम करना है तो बैंक रेट को भी ज़्यादा कर देंगे, अगर मनी सप्लाई कम है तो बैंक रेट को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस इसका सेम हमारा बैंक रेट जैसा ही होता है। ओके, तो ध्यान रखना जो हमारा बैंक रेट था वो हमारा किस चीज़ के लिए होता है, फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, और जो रेपो रेट होता है वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म नीड्स। ओके, अब इसी में जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये कई बुक्स में ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है तो बच्चों को समझ नहीं आता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ये ना एक उल्टा प्रोसेस है। इसमें कुछ बुक्स में तो ऐसा भी लिखा होता है कि जिस रेट से कमर्शियल बैंक लोन दे रहे हैं सेंट्रल बैंक को, जिस रेट से कमर्शियल बैंक लोन दे रहे हैं किसको, सेंट्रल बैंक को, उसको कई सारी बुक्स में ना रिवर्स रेपो रेट लिखा होता है, पर एक्चुअल में बेसिकली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जब ना सेंट्रल बैंक को लगता है कि मार्केट के अंदर ना मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंक को बोलता है कि तुम मार्केट में क्रेडिट प्रोवाइड ना करा के ना तुम्हारे पास जो एक्सेस पैसा है वो मेरे पास डिपॉजिट करा लो और मैं तुम्हें उस पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराऊँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस पैसा होता है, उस एक्सेस पैसे को या मनी को वो किसके पास डिपॉजिट कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक के पास। तो जिस रेट से वो उसके पास उसको डिपॉजिट कर रहे हैं ना, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जिस रेट से कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस सरप्लस किसके पास डिपॉजिट कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक के पास, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर सेंट्रल बैंक ने रिवर्स रेपो रेट मान लो नॉर्मल सिचुएशन में 4% किया हुआ था, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो सेंट्रल बैंक चाहता है कि कमर्शियल बैंक ना मार्केट के अंदर और क्रेडिट प्रोवाइड ना कराएं, तो वो क्या करता है, इस रिवर्स रेपो रेट को ना बढ़ा देगा। मान लो उसने बढ़ा के इसको 6% कर दिया, ताकि ना कमर्शियल बैंक क्या करे, उनका एक्सेस रिजर्व किसके पास जमा करा दें, सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट से मिलता है, इंटरेस्ट उनको सेंट्रल बैंक दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया, तो कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस रिजर्व कहाँ पे पार्क करेंगे, किसके पास डिपॉजिट कर देंगे, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उनके पास कम क्रेडिट या कम मनी सप्लाई, पैसा कम इनके पास हो जाएगा, तो मार्केट में कम क्रेडिट प्रोवाइड करा पाएंगे। इसका इन्वर्स भी हो सकता है, अगर कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कम है तो वो इस रिवर्स रेपो रेट को ना सेंट्रल बैंक डिक्रीज कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक इनके पास डिपॉजिट ना करके उसको कहाँ पे प्रोवाइड कराएं, कंट्री के अंदर प्रोवाइड कराएं या लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो उसी रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट में जो कमर्शियल बैंक है वो अपना एक्सेस रिजर्व किसके पास पार्क कर रहे हैं, किसके पास डिपॉजिट कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, उस रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, अब इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन बताता हूँ कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई और सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक और टू द कमर्शियल बैंक। इसका मतलब है कि जब
सेंट्रल बैंक या हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो आरबीआई गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो शेयर्स होते हैं, उनको क्या करता है, शेयर्स बॉन्ड्स को क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर या तो उनको सेल कर रहा है या उनको परचेज कर रहा है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई प्रॉपरली ऑथराइज्ड होता है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकता है बेटा, या तो वो उनको मार्केट में सेल कर सकता है या उनको मार्केट से परचेज कर सकता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या आता है कि कब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल करेगा या कब उनको परचेज करेगा। तो पहले हम लोग सेल की बात करते हैं। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सेंट्रल बैंक को, मैं किसी पर्सन को कुछ सेल कर रहा हूँ तो उस पर्सन को मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो मतलब उसके पास जो पैसा था वो मेरे पास आ गया। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगता है कि अगर कंट्री के अंदर ना मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, और सेंट्रल बैंक चाहता है कि वो डिक्रीज़ हो, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ना मार्केट में सेल करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जनरल पब्लिक या जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो उसको परचेज़ करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं तो इसलिए उनको ईजिली परचेज़ किया जा सकता है। इसलिए उनको क्या करते हैं, जो बैंक्स हैं या जो जनरल पब्लिक है वो उनको परचेज़ कर लेती है। तो उस केस में क्या हुआ, अब लोगों के पास जो पैसा था वो किसके पास आएगा, सेंट्रल बैंक के पास, या उसको कॉमर्शियल बैंक के थ्रू डिपॉजिट करके सेंट्रल बैंक तक पहुंचाएंगे, या कॉमर्शियल बैंक ने ही परचेज़ किया तो वो सेंट्रल बैंक को डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो उनके पास जो एक्सेस पैसा था वो कहाँ चला गया, सेंट्रल बैंक के पास, तो उनके पास क्रेडिट क्या हो गया, कम हो गया, या उनके पास जो मनी सप्लाई थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ओके, बाय में उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। अब कंट्री के अंदर ना मनी सप्लाई कम है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो उसने लोगों को सिक्योरिटी सेल की थी ना, उनको थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में क्या कर लेता है, वापस उनसे परचेज कर लेता है, या तो कमर्शियल बैंक से या जनरल पब्लिक से। तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं, जब कंट्री के अंदर एक्सेस मनी सप्लाई होती है, एक्सेस मनी सप्लाई जब कंट्री के अंदर होगी तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, और जब डेफिसिट, हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं डेफिसिट मनी सप्लाई होगी या मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो सेंट्रल बैंक उन सिक्योरिटीज़ को वापस बाई कर लेता है। उसी बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, सो हमारे पास जो इसका लास्ट पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव में, वो हमारे पास है लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने शॉर्ट में ना इसको, हम लोगों ने जो मनी क्रिएशन वाला प्रोसेस किया था उसमें पढ़ा था कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लीगली ऑब्लाइज्ड होते हैं कि उनको कुछ परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का किसके पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास एज ए रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब उसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि जो LRR है ना, वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से दो तरीके से क्रिएट करवा सकता है। तो पहला जो उसका प्रोसेस होता है वो होता है CRR, जिसको फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, और जो हमारा उसका दूसरा होता है दैट इज़ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, देखो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि टोटल परसेंटेज का कुछ डिपॉजिट, मान लो एक पर्सन ने बैंक में जितना भी टोटल डिपॉजिट किया उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को किसके पास रिजर्व रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास। टोटल परसेंटेज या टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है, उस रिजर्व को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ओके, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दैट मीन्स जो भी टोटल डिपॉजिट है उसका रिजर्व दो पार्ट में क्रिएट किया जा रहा है, एक जो सेंट्रल बैंक के पास जा रहा है जिसको बोल रहे हैं CRR, एक जो कमर्शियल बैंक अपने खुद के पास रख रहे हैं उसको बोल रहे हैं SLR। ठीक है, इन दोनों में सेम प्रोसेस चलता है कि अगर मान लो कंट्री के अंदर ना मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई अभी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, तो अगर मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूँ, सेंट्रल बैंक को पता लगा कि कंट्री के अंदर ना मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, मेरे को बोला कि मैं जो रिज़र्व अभी तक उसके पास रख रहा था या अपने खुद के पास बना के रख रहा था ना, उस रिज़र्व को मैं बढ़ा दूँ। रिज़र्व बढ़ाने का मतलब कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ थे, 100 में से इन दोनों का टोटल फॉर एग्जांपल मान लो 20% अभी मैं रिज़र्व बना के रख रहा था, तो मैं मार्केट में सिर्फ 80 रुपीज़ ही प्रोवाइड करा पा रहा था, है ना, क्योंकि 20 तो हमारा क्या हो गया, रिज़र्व जा रहा था इसके पास और इसके पास। अब अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मान लो सेंट्रल बैंक ने इसको 30% कर दिया, 30% कर दिया मतलब मुझे 30% रिजर्व रखना है, बचा कितना, सिर्फ 70 रुपीज़ में मार्केट में क्रेडिट प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो जब भी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो रिजर्व को ना सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ करा देता है, तो उस केस में CRR को भी इंक्रीज़ कर देते हैं और SLR को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएटिंग पावर कम हो जाती है, वो मार्केट में कम क्रेडिट प्रोवाइड करा।
ओके। और अगर कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कम है तो उस केस में उसको इंक्रीज करना है, तो इनके पास जो रिजर्व होता है उनको क्या करा देते हैं, डिक्रीज, उसकी परसेंटेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो CRR और SLR दोनों को भी क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है, मतलब रिजर्व को ज़्यादा क्रिएट कराया जाता है। और अगर मनी सप्लाई कम है तो CRR और SLR को भी क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़े, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने CRR और SLR पढ़ा। अब हमारा आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ओके, सो इसमें जो हमारा लास्ट अब हमारे पास आता है वो है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर हमारा एक ही पॉइंट है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि एक पर्सन ना बैंक के पास लोन लेने गया, ठीक है, बैंक ने उसको कहा ठीक है आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको ना कुछ सिक्योरिटीज़ या अपने एसेट्स हमें दिखाने पड़ेंगे। जब भी हम लोग बैंक पे लोन लेने जाते हैं तो हमें कुछ सिक्योरिटीज़ या एसेट्स उनको शो करने पड़ते हैं, बिना उसके बैंक हमें लोन प्रोवाइड नहीं कराता है। तो मान लो उस पर्सन ने ना बैंक को 1 लाख रुपीज़ के एसेट्स या अपनी सिक्योरिटीज़ जो भी टोटल था वो उसने उसको शो किया। बैंक ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन मैं इन सिक्योरिटीज़ के बदले आपको एग्जैक्टली 1 लाख का लोन प्रोवाइड नहीं करा सकता। उसका रीज़न होता है कि बैंक ना हमेशा पहले अपने लॉस के बारे में सोच के चलता है कि अगर मान लो उसने पूरा 1 लाख का लोन इनको प्रोवाइड करा दिया और फ्यूचर में इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा, है ना। होने को तो इंक्रीज़ भी हो सकती है, लेकिन बैंक हमेशा पहले सोचता है कि उसको लॉस ना हो। तो उस केस में उसने ना उनको 1 लाख के बदले लोन प्रोवाइड कराया सिर्फ 80,000 का। ओके, तो बीच में उसने कितना गैप क्रिएट किया, बीच में गैप क्रिएट किया गया 20,000। इसी 20,000 को बेटा बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब कितनी सिक्योरिटीज़ ऑफर की जा रही हैं और उसके बदले कितना उसको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, कितना एक पर्सन अपनी सिक्योरिटी दे रहा है प्लस कितना उसके बदले उसको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके बीच का जो गैप होता है, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, मतलब पहले से ही लोगों के पास क्रेडिट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उस केस में ना इस मार्जिन को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको इंक्रीज़ करने का मतलब कि बैंक ने बोला कि अब उनको उनकी सिक्योरिटीज़ के बदले फॉर एग्जांपल 20,000 ना रख के 30,000 गैप रखा जाएगा, मतलब उनको कितना लोन प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ 70,000 प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, इस गैप को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस गैप को बढ़ाने से डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रेडिट अमाउंट के ऊपर जा रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट कम उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर मनी सप्लाई कम है तो इस गैप को भी हम लोग क्या कर देते हैं, या सेंट्रल बैंक क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यहाँ पे जो बेसिक आपका जो चैप्टर है सेंट्रल बैंकिंग वाला चैप्टर, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के बारे में पहले पढ़ा था, फिर हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आज हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।